हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी एग्ज़ाम की। और मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल एस्टेट्स को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक जिसने भी नहीं किया होगा प्लीज़ आप लोग जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का सेशन जो है फ्रिक्शन का ही रहेगा। फ्रिक्शन का आगे का पोर्शन जो कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन अपन देखेंगे उसमें कि फ्रिक्शन तो अपन देख लिए कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कारण, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कुछ अपन देख लिए। अब फ्रिक्शन को अप्लाई करने के कुछ रूल्स भी हैं, लॉज भी हैं, तो वो सब अपन को देखना है कि क्या क्या है, कि फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ये सब कुछ हम लोग इसके लॉज में देखेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में। और गाइज़, अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करिएगा। जितने भी ग्रुप्स हैं सब में भर भर के शेयर कीजिएगा, तो इससे फिर हम लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही और प्यार भी चाहिए, तो फिर आगे कंटिन्यू वीडियोस तो आते ही रहेंगी इस पर। और इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा सेशन जो भी है। पूरा 11 फिज़िक्स अपन कवर करने वाले हैं, तो मज़ा तो आएगा ही आप लोगों को। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ डाउट हो तो वो भी, और अगर आप लोगों को किसी चीज़ और रिलेटेड चाहिए सेशन, किसी और क्लास से रिलेटेड, तो वो भी बताइएगा। सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बस प्यार दीजिएगा और कुछ नहीं। और सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समझ में आता है कि नहीं। और समझ में आता है तो भी बताइएगा कि हाँ हमको समझ में आता है, तो फिर मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, फिर देखें अपन आज का जो है लॉज, अपन का लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कुछ नियम कि कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, जो टॉपिक से ही समझ में आया होगा आप लोगों को कि लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अपन देखे थे स्टैटिक फ्रिक्शन, या उसी को अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ये अपन देख चुके हैं लास्ट सेशन में। तो उसी का ही जो लॉ नंबर फर्स्ट है वो उसी पे के ऊपर बेस्ड है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका लॉज सबसे पहले देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ आप लोगों को, मतलब कि जहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो, स्टैटिक हो, रेस्ट पे हो। मतलब कि अपन जो ब्लॉक वाला एक एग्जांपल लिए थे, जब वो रेस्ट पे होगा तो जो उन दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही वो मोशन स्टार्ट करता है तो वो आ जाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब दोनों ही अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, तो फिर इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोज करेगा मोशन को। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये तो फ्रिक्शन का नेचर है ना कि फ्रिक्शन अपोज ही करेगा मोशन को। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोज करेगा मोशन ऑफ द बॉडी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों का अपोजिट होगा। मतलब फ्रिक्शन का और बॉडी जो मोशन कर रही है दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद सेकंड है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस। और जो दो सरफेस है अपन देखे थे, मैं ऐसा वाला एग्जांपल दी थी आप लोगों को, कोई रफ सरफेस है उसके ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। तो ये जो दो सरफेस है, ये जो एक रफ सरफेस है और जो बॉडी मूव कर रही है, इन दोनों का जो है क्या होता है, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो इनके, ये दो सरफेस के नेचर के ऊपर में डिपेंड करता है। ये बोल रहा है हमारा रूल नंबर 2। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट या फिर शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, जो सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो है नॉर्मल रिएक्शन अगर फिक्स्ड हुआ तो। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ उस दिन नहीं बताई थी, वो मैं आज बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अपन ये वाला डायग्राम देखे थे जिसमें कि ये ब्लॉक था, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल उसका क्या था,
हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये जो था ब्लॉक था, इस डायरेक्शन में एफ लग रहा था, मतलब कि फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हैं या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं वो। और यहाँ पे क्या था, देखो क्या हुआ था इसमें, ये जो ब्लॉक था ये ब्लॉक रखे हुए थे और इसका सरफेस था ये, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए थे और हम इस ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को मूव करना चाह रहे थे, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये ब्लॉक मूव करेगा, यही हम लोग देखे थे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी यही होता है, जहाँ से ब्लॉक सडनली जो है स्टार्ट करेगा, कॉमेंस करेगा मोशन स्टार्ट करना, तो उसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो है ये ब्लॉक था, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फिर उसके बाद उसका जो ओन वेट है, ब्लॉक का जो ओन वेट है वो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ये, तो इसलिए मैं उस डायग्राम में यहाँ पे W लिखी हुई थी, ये जो है ब्लॉक का वेट है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो भी क्या एक्सर्ट करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से यहाँ पे भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज़ नोन एज नॉर्मल रिएक्शन और इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। दिस इज़ नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये दो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आज का देखते हैं थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और जो दो सरफेस है, मतलब ये जो दो सरफेस है जहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, इन दोनों के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इनका शेप जैसा भी है उससे कुछ मतलब नहीं है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही, शेप जैसा भी हो, बस अनइवननेस होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। और अपन पढ़े ही हैं कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस है ही है, ठीक है। तो ये रूल नंबर थर्ड जो कि अपन को ऑलरेडी पता ही है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, बस इसमें कंडीशन ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन ये जो देखे हैं, जो अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ब्लॉक के ऊपर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ रूल है वो देखो, वो क्या बोल रहा है, magnitude of the limiting friction force Fs is directly proportional to the normal reaction R। जो limiting friction force है मतलब कि जिसको फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल रहे हैं, फ्रिक्शन का फोर्स जो बोल रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और आर क्या नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, एफ एस, जब भी अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, ये रूल है फिजिक्स का, जब भी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन रिमूव करते हैं, मतलब कि हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट अपन लिखते हैं उसके प्लेस में। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं अपन, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। तो ये जो म्यू एस है ये
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो है म्यू एस, ये क्या है, म्यू है ना, ये म्यू एस, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये कोफिशिएंट है म्यू एस। म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी आप लोगों को न्यू टर्म, ये म्यू है ना, म्यू ऐसे बनाते हैं यू और इधर से ऐसे, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़े होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ठीक है। इसको जब भी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अपन लिखते हैं। तो देखो एस ये स्टैटिक की वजह से है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एस स्टैटिक की वजह से, इसलिए एस है ये, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, म्यू एस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये यहीं रह जाएगा और ये आर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो वही लिखे हैं। देखो एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस, ये समझ में आया, ऐसा लिख सकते हैं इस स्टेप को, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन फर्स्ट को ऐसा अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, 2-3 स्टेप ही है अपन को इस लॉ में। फिर उसके बाद ये जो अपन लिखे म्यू एस, यही आया अपन का लास्ट में, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, है ना, ये आया। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, जो रेशियो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड द नॉर्मल रिएक्शन, एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो, किसका रेशियो, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ फॉर फोर्स और एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड द नॉर्मल रिएक्शन, और आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको बोलेंगे, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो यही है, द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया, बस आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर से क्विक रिवीजन दे रही हूँ। एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे एफ एस इज क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ही बोल सकते हैं, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो फिर जब एफ एस का ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो इक्वल साइन आएगा, तो यहाँ पे म्यू एस जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, तो फिर इस म्यू एस को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एस अपॉन आर। ये 3 स्टेप ही बस बताई हूँ आप लोगों को, फिर बस लिखना है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब उसके बाद अपन सेकेंड लॉ देखते हैं, जो कि सेम ही है, बस थोड़ा सा जो अपन एफ एस लिख रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा एफ के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में अपन क्या देखे थे, काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई बॉडी स्लाइड करे एक दूसरे सरफेस के ऊपर में, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा सरफेस का और बॉडी के बीच में, तो उसी को ही काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का फर्स्ट रूल उसी के टाइप ही है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइप ही है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी वही बोल रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन जो है फोर्स ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन और जो बॉडी का मोशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है, फर्स्ट लॉ। फिर सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस, दो सरफेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया और द नेचर ऑफ द टू सरफेस। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये बोल रहा है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और दो सरफेस के नेचर के ऊपर क्या है, डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, देखो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एफ एस था, अब यहाँ पे अपन एफ के लिखेंगे, के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के, सेम है, देखो सेम ही होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो अपन म्यू के इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या था, म्यू एस था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू आर। फिर उसके बाद इस म्यू के को एफ के अपॉन आर, म्यू के को यहाँ से इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू के, ये म्यू है ना, म्यू म्यू पढ़ते हैं इसको, यू को और बस इधर से ऐसा निकाल देना है, एम यू, म्यू म्यू होता है ये म्यू, ठीक है। तो ये एफ के अपॉन आर आ जाएगा, ये हमारा आ गया। फिर इसको अपन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जहाँ पे म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये, म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए फिर यही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैं अभी आप लोगों को समझाई, एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, तो जहाँ पे म्यू के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट है एंड इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर इक्वेशन थर्ड से अपन कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन 4 आ गया, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 4 को फिर जो है मैं भी बोली वो लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लाइन्स और है, फिर ये कंप्लीट, बस दोनों का कंपैरिजन है। अभी अपन 2 चीज़ पढ़े, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़े हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो उनका जो कोफिशिएंट होता है वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन का बड़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही लिखे हुए हैं, दस द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसा होता है, बड़ा होता है, एंड इट इज़ क्लियर दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो डिपेंड करेगा दो सरफेस के नेचर के ऊपर। दो सरफेस कौन सा दो सरफेस बोल रहा है, वो जो एक रफ सरफेस है
जिनके बीच में फ्रिक्शन लगता है और ये जो बॉडी मूव कर रही है, ये जो मूविंग बॉडी है, तो यही दोनों सरफेस की बात हमेशा हो रही है। अगर टू सरफेस बोल रहा है मतलब कि यही दो सरफेस, और इन्हीं के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया अपन का 2 लॉज जो अपन देखे हैं आज, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या फिर और एक जो सेकेंड है लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है तो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करिए आप लोग। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अब अपन अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।